जीएस जर्नी के भारत के संवैधानिक सफर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत के इस संवैधानिक सफर में हम पिछले वीडियो में मार्लो मिंटो सुधार 1909 तक पहुंच चुके थे और आज हम आपके बीच में हैं 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम इससे पूर्व की स्थिति देखते हैं। 9 से लेकर 19 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद रॉलेट एक्ट और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसे कई ऐसे कारक थे जिससे भारतीयों में बहुत ही असंतोष ब्रिटिश सरकार के प्रति व्याप्त हो गया था। तो 1919 ईस्वी का जो यह भारत सरकार अधिनियम था, इसमें हर संभव यह कोशिश की गई कि थोड़ा तनाव को कम किया जाए और एक बड़े वर्ग को, भारत का जो एक बड़ा प्रभावकारी वर्ग है, उसे कम से कम अगले 10 वर्षों तक इस स्थिति में लाया जाए कि थोड़ा सा उनका विश्वास जीता जाए। इसी उद्देश्य से 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम आया। तत्कालीन लॉर्ड जॉर्ज, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत सचिव मॉन्टेग्यू के साथ, यानी भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, इनके साथ सचिव थे मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू से परामर्श विचार करने के बाद उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 2019 को भेजा, 1919 को भेजा, जिसका मूल उद्देश्य था कि हम किसी तरीके से वहां पर तनाव को कम करें। और बहुत हद तक ऐसा कहा जाता है कि कुछ सफलता भी मिली। और हम अगर इसको देखेंगे तो दो रूप में इसको देखना पड़ेगा, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले हम जो प्रांतीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर जो इसमें परिवर्तन किए गए, इसको देखते हैं। थोड़ा इसकी चर्चा करें हम कि उन दिनों भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो 3 बातें ध्यान में रखनी है। सचिव थे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, और लॉर्ड जॉर्ज, डेविड लॉर्ड जॉर्ज उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। अब हम थोड़ी सी अगर बात करें कि यानी 2 स्तरों पर जब हम इसे देखते हैं, तो पहला था प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था को यानी प्रांतीय स्तर पर हम प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत पहले हम देखते हैं प्रांतीय कार्यपालिका को। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। यानी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतीय कार्यपालिका में जो कार्यकारिणी परिषद था वह 2 भागों में बांट दिया गया था। पहले भाग में गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य आते थे, और दूसरे भाग में उनके वायसराय यानी कि गवर्नर और उनके मंत्रीगण आते थे। तो इस प्रकार से जो प्रांत की जो व्यवस्था थी, यानी उसमें जो सरकार बनाया गया, उसमें पहला भाग जो था प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद का था, और दूसरा भाग जो था उसमें प्रांतीय का गवर्नर और उनके जो है सो मंत्रीगण आते थे। इस तरह से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय सरकार के जो विषय थे उसको भी 2 विषय में वर्गीकृत कर दिया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित विषयों का जो विषय सब थे, उसके लिए प्रशासन गवर्नर और उनके मंत्री जो थे, जो जिस पर वायसराय को विश्वास था, उनके सहयोग से हस्तांतरित विषय चलता था। जबकि आरक्षित मामले जो थे वह वायसराय और उनके कार्यकारी परिषद के सदस्यों के सहयोग से किए जाते थे। अब थोड़ा अगर हम नजर डालें कि कौन से विभाग ऐसे थे जो हस्तांतरित थे, तो उनमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, समाज, सिंचाई और वन जैसे विषय, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ऐसे विषय थे। वहीं भू राजस्व, सिंचाई और वन जैसे जो विषय थे वह आरक्षित विषय थे। तो इसके अलावा देखिए, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, और व्यवस्थापिका द्वारा उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था। ध्यान में रखिए कि मंत्री जो थे वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, और अगर व्यवस्थापिका ने उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो उनको त्यागपत्र देना होता था। देखिए, उसके बाद है आवश्यकता पड़ने पर भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे,
परंतु उन्हें हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। ध्यान में रखना है कि भारत सचिव और वायसराय दोनों आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन उन्हें हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। उसके बाद देखिए, प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर जनरल के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। यानी अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि ऐसा लगता है वायसराय को कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उसी स्थिति में वायसराय राज्य के प्रशासन और हस्तांतरित विषय को अपने में का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। उसके बाद अब हम नजर डालते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका पर। तो प्रांतीय व्यवस्थापिका का जो आकार था उसे काफी बढ़ा दिया गया था। इसमें अब सोचिएगा 70% सदस्य ऐसे होते थे जो निर्वाचित होते थे। प्रांतीय व्यवस्थापिका के पहले तो ध्यान में रखना है कि आकार बढ़ाया गया और फिर केवल 30% सदस्य ही मनोनीत होते थे, 70% सदस्य जो थे उसके निर्वाचित होते थे। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और अधिक विस्तृत किया गया और सबसे खास बात थी कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी दे दिया गया। तो पहले तो ध्यान में रखना है कि प्रांतीय व्यवस्थापिका का आकार बढ़ाया गया, 30% मनोनयन के बाद 70% सदस्यों को निर्वाचित करने की व्यवस्था की गई, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया और इस तरीके से कह सकते हैं कि यह एक बहुत हद तक उत्तरदायी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। देखिए, व्यवस्थापिका सभाओं के जो सदस्य थे वो बजट को अस्वीकार कर सकते थे और परंतु वायसराय आवश्यक समझे तो सदस्य की अनुमति के बिना भी उसे पारित कर सकता था। अब देखिए, प्रांतीय परिषद, अब उसके बाद प्रांतीय परिषद नहीं कहलाती थी, ध्यान में रखना है, विधान परिषद कहलाने लगी है। प्रांतीय परिषद विधान परिषद कहलाने लगी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में 70% निर्वाचित होने थे, वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी हो गया था और अब उनका नाम प्रांतीय परिषद न कहकर विधान परिषद हो गया था। अब हम नजर डालते हैं, अब यानी दूसरा पार्ट से केंद्रीय व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था में एक अनुत्तरदायी शासन की पूर्ववत व्यवस्था, यानी कहने का अभिप्राय कि यह व्यवस्था में ज़्यादा उलटफेर देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा परिवर्तन प्रांतीय व्यवस्था में देखने को मिला था और इसमें ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। देखिए, जो केंद्रीय स्तर पर सभी विषयों को जो बांटा गया था उसमें एक प्रांतीय थे और दूसरा केंद्रीय, यानी दो शीर्षकों से इसको बांटा गया था। तो प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण कम हो गया, यानी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्र का जो नियंत्रण था वह प्रांत पर कम होता है, परंतु सत्ता के इस विभाजन को हम ये नहीं मान सकते हैं कि इससे भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर था कि केंद्र का प्रांत पर से थोड़ा आधिपत्य घटा था। चलिए, अब दूसरा जो था वह केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनी बना दिया गया था। ध्यान में देखिए, केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनी बना दिया गया और दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चयन का प्रावधान किया गया। वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें 8 सदस्यों की व्यवस्था की गई और इसमें 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए जाने थे। 1909 ईस्वी का जो मार्लो मिंटो था उसमें 1 था, लेकिन इसमें 3 सदस्य कर दिए गए और ये जो 3 सदस्य थे उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग, इसमें से कोई भी जो क्षेत्र था, कोई भी जो विभाग था उसका कार्यभार सौंपा जा सकता था। तो ध्यान में रखना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत वायसराय की कार्यकारिणी को 8 सदस्य ही बना दिया गया और 8 सदस्य इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय हो सकते थे, जिन्हें की विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग आदि विभागों को सौंपा जा सकता था। वायसराय को यानी गवर्नर जनरल को प्रांतों के आरक्षित विषयों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उसके बाद देखिए, वायसराय को मांगों पर कटौती का अधिकार प्राप्त था। वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी करने का अधिकार रखता था।
यानी जिसको केंद्रीय व्यवस्था ने द्वारा जो स्वीकार किया गया है उसको पारित करके अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को होता। अध्यादेश मतलब विशेष प्रकार का आदेश होता है जो विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है। इसके बाद देखिए इसके अंदर की जो केंद्रीय व्यवस्था थी, व्यवस्थापिका थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, उसमें 2 सदन हो गए, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनी बना दिया गया था। जैसे आज हमारा है 2 सदनी व्यवस्था है लोकसभा राज्यसभा का, इसी तरीके से केंद्रीय व्यवस्थापिका को 2 सदनी बनाया गया, द्विसदनी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, जिनमें केंद्रीय विधानसभा उसको हम निम्न सदन, यानी केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन था। वैसे ही मानिए जैसे कि आज हमारा लोकसभा है और केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य संख्या थी, केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या वो कर दिया गया 145। देखिए इसकी सदस्य संख्या को 145 था, 145 में 104 और 41 ये निर्वाचित होंगे और ये मनोनीत होंगे, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनी बना दिया गया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, और उसके बाद इसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के रूप में इसको बांटा गया, द्विसदनी हो गया। केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कह सकते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या 145 की गई, जिसमें 104 सदस्य को निर्वाचित होना था और 41 वायसराय के द्वारा मनोनीत होते थे। उच्च सदन, अपर हाउस, राज्य परिषद, यानी आज का राज्यसभा जो है वह उस समय का राज्य परिषद था, उच्च सदन था, उसकी सदस्य संख्या 60 की गई। अब ध्यान में रखना है, ऐसे कह सकते हैं कि आज का जो लोकसभा है अर्थात उस समय का जो केंद्रीय विधानसभा था 145 सदस्य वाली और ये 60 वाली, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में 145 जोड़ 60 यानी 205 सदस्य वाले थे, और जो 60 जो थे इसमें से 26 यानी ये जो राज्य परिषद है, छब्बीस और 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। तो जैसा कि हमने पीछे ही कहा कि एक भरपूर कोशिश की गई थी कि कम से कम भारत में जो राजनीतिक कारणों से जो तनाव है उसे कम किया जाए, और उस समय का जो एक बड़ा वर्ग था, प्रभावकारी वर्ग था, वह वर्ग सरकार के सपोर्ट में आए, इसकी कोशिश की गई थी। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे पेश कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे, परंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना ही पारित किया जा सकता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का तथा केवल पुरुष ही उसके सदस्य बन सकते थे। यहाँ एक परेशानी थी, यानी एक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव कह सकते हैं कि उस समय मिटा नहीं था, और 5 वर्ष का काल था राज्य परिषद का, परंतु राज्य परिषद यानी अपर हाउस में महिलाओं की उपस्थिति अभी सुनिश्चित नहीं की गई थी, यानी महिलाओं की उपस्थिति यानी महिलाओं की संलिप्तता हो, सहभागिता हो, इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का और राज्य परिषद का काल 5 वर्ष का था। सरकार की अस्थायी समितियों में वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति में कुछ भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में कई प्रकार के सुधार कार्य किए गए, और इसके पश्चात भी छोटे छोटे बीच में जरूरत पड़ी कानून बनाने की, लेकिन ओवरऑल 1935 ईस्वी में फिर से भारत शासन अधिनियम आता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।